जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, DRDO ने बुधवार को APJ अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर 81 मिसाइल को दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। परीक्षण के दौरान विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित सभी BMD हथियार प्रणाली तत्वों के साथ मिसाइल ने उड़ान भरी है। दरअसल 81 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ हवाई जहाजों के कम एक्सो वायुमंडलीय और एंडो वायुमंडलीय अवरोधन दोनों के लिए डिजाइन किया गया। यह 2 स्टेज वाली ठोस मोटर वाटर द्वारा संचालित और लक्ष्य तथा सटीक रूप दागने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिथम से लैस है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में नवनिर्मित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की मदद से 646 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के पहले ही दिन इस हवाई अड्डे के नए नाम की मंजूरी दे दी गई थी। हवाई अड्डा 4100 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। केरल सरकार ने बुधवार को सभी राज्य सार्वजनिक उपकरणों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 साल करने के अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की है। CMO ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। सरकार का यह कदम विपक्षी कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े विरोध के बाद आया है, जिससे आरोप लगाया गया था कि LDF सरकार का फैसला राज्य के युवाओं के साथ विश्वासघात था, जो सार्वजनिक क्षेत्र में करियर का सपना देख रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विश्वविद्यालय के कुलपति के बीच का मामला अब तक गरमाया हुआ है। बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके खिलाफ 7 कुलपतियों ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से नोटिस रद्द करने की मांग की है और तर्क दिया है कि यह अवैध है। बता दें कि जस्टिस देवन रामचंद्रन की सिंगल बेंच आज इस पर विचार कर रही है। केरल राजभवन PRO के अनुसार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 24 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे तक 9 विश्वविद्यालय के कुलपति को इस्तीफा सौंपने का आदेश दिया था। भारत में कोरोना के 1190 नए मामले सामने आए। इसके साथ देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 16,243 हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 17,618 था और कोरोना के मामलों की रिकवरी दर लगभग 98.78% तक पहुंच गई है। 24 घंटों के अंदर कोरोना के मामले 1,375 मामलों की कमी दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.0% शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कालजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3024 नवनिर्मित फ्लैट सौंपेंगे। यह फ्लैट इन सीटू असलम पुनर्वास परियोजना के तहत बनाया गया है और PM मोदी भूमिहीन शिविर में पात्र लाभार्थियों के फ्लैटों की चाबी सौंपा है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि PMO ने बताया कि सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 376 झुग्गी झोपड़ी समूह में इन 2 सिटी झुग्गी पुनर्वास किया गया है। पुनर्वास परियोजना के उद्देश्य क्लस्टरों के निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ एक बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बोमनहाल मंडल के दरगाह होन्नूर गाँव में खेत में कटाई कर रहे खेतीहर मजदूर पर हाई टेंशन तार गिर गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल भी हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार महिलाओं को मुफ्त स्त्री रोग उपचार प्रदान करने के लिए शहर में एक विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में आज से एक और नई पहल होने जा रहा है। सरकार महिलाओं के लिए एक विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने जा रही है, जहाँ उन्हें अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले में एक रोज लक्ष्मी लाडली के नाम से रखने की घोषणा की है। भोपाल के रविंद्र भवन में लाडली पोषण वाटिका कार्यक्रम में CM ने मंच से ऐलान किया है कि वहीं CM ने कहा, बड़े लोगों के नाम से, महापुरुषों के नाम से रोड का नाम रखने की परंपरा तो थी, तो मैंने कहा कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां तो बड़ी होकर प्रदेश का भविष्य बनाएंगी, देश के भविष्य गढ़ेगी या बहुत आगे बढ़ेगी, इसलिए एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी रोड रखा दिया जाए। और CM ने कहा है कि आज हमने भारत माता चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे
चौराहे तक, जिसमें यह स्मार्ट पार्क भी आता है जहां मैं रोज पेड़ लगाता हूं। यह स्मार्ट रोड था, यह स्मार्ट रोड नहीं होगा, यह लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा। आजकल पूरे भारत में डेंगू फैला हुआ है। देश में हजारों लोग इसकी चपेट में है। कई लोगों की इस कारण मृत्यु हो चुकी है और लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं देश में तरह तरह की अफवाहें भी फैली हुई। लोगों के पास अभी भी इस बीमारी से लेकर सही जानकारी नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इस बीमारी के बारे में सही जानकारी जनता तक पहुंचे। आपको बता दें कि डेंगू एक संक्रामक बीमारी है जो एक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू के दौरान शरीर में खून का थक्का वाले बिंबाणुओं यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है। डेंगू का मच्छर एक बार किसी पीड़ित के इंसान को काट ले तो फिर मच्छर के अंदर डेंगू का वायरस चला जाता है। हरियाणा के सिरसा जिले में दूसरे चरण में 9 नवंबर को पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जबकि जिला परिषद का चुनाव 12 नवंबर को हो रहा है। पंचायत ब्लॉक समिति जिला परिषद चुनाव को लेकर जहां एक और गांव में सुगबुगाहट देखने को मिल रही, वहीं अपने उम्मीदवारों के नेताओं के भी पसीना बहाना शुरू कर दिया। पंचायत चुनाव के साथ सिरसा जिला में जिला परिषद प्रत्याशियों के लिए दिग्गज नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी समर्थन में वोट देने की अपील की, जहां मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए भी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी में सभी इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करने को कहा है। हम चाहते हैं कि सभी अनुशासन का पालन करें। सचिन पायलट ने पीएम मोदी द्वारा अशोक गहलोत की तारीफ किए जाने पर सवाल उठाया है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि मुझे पीएम मोदी की ओर से की तारीफ करना बहुत दिलचस्प लग रहा है। पीएम ने संसद में गुलाम नबी आजाद की भी इसी तरह प्रशंसा की थी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म अन्य अपराधों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर पहुंच गया। उमा भारती ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म और अन्य अपराध के कारण शराब को बताया है। उमा भारती ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने मंगलवार को टीकमगढ़ में अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि महिलाओं के साथ रेप और मारपीट की घटनाओं में मध्य प्रदेश टॉप पर पहुंच गया। यह सभी घटनाएं शराब और नशाखोरी के कारण हो रही। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के सार्थक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। अगर आप सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। राज्य सरकार ने विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रिक्त पदों को भरा जाएगा। जब तक शिक्षकों के पद नहीं भरे जाते तब तक गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जाएगी। राजस्थान के 64,781 स्कूलों में 93,147 शिक्षक के पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने नागरिकों को उनके घर में आराम से आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मित्तन योजना शुरू की थी। इस योजना की सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से इस योजना के तहत एक और सेवा जोड़ने का निर्णय लिया है। इस नई गई सेवा में 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड जारी किए जाएंगे और एक कॉल पर घर पर वितरित किए जाएंगे। लोग टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहती है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन से मिलने के लिए चेन्नई रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे बनर्जी ने कहा है कि घटना की जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि लोगों का जीवन राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ इंडिया ने आकर्षक दर पर फिक्स डिपॉजिट की पेशकश करते हुए अपनी स्टार सुपर 777 फिक्स डिपॉजिट योजना की घोषणा की। स्टार सुपर 777 फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक सीमित समय का पेशकश है और नई शुरू की गई फिक्स डिपॉजिट योजना के तहत जमाकर्ता 777 दिनों के लिए जमा कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.25% और 7.75% तक की ब्याज दर वर्जित की सकती है। प्रदेश में करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सर्वाधिक कर जमा करने वाले व्यवसायों को समासा पुरस्कार से सम्मानित करेगी। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भवन में आयोजित होने वाले समारोह में वर्ष 2020 से 21 और 2021 से 22 में सर्वाधिक कर चुकाने व्यवसायों को सम्मानित करेंगे। प्रदेश में जीएसटी कानून के अंतर्गत सर्वाधिक कर जमा करने वाले व्यवसायी को सम्मानित करने की पहल की गई है।
दीपावली के बाद लगने वाले सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिनों के भीतर एक बार फिर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साल 2022 का यह आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर 2022 को लगेगा। विज्ञान की दृष्टि से भले ग्रहण को एक भौगोलिक घटना माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में इससे जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसके अनुसार ग्रहण एक बहुत बड़ी अशुभ घटना है, जिसमें हर आम और खास व्यक्ति को कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का न सिर्फ आपकी सेहत पर बल्कि आपके जीवन पर भी असर पड़ता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रनों से हराया है। बारिश से प्रभावित रहे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 184 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान 7 ओवर के बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। बांग्लादेश को 16 ओवरों में 151 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन बांग्लादेश 145 रन ही बना सकी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।